तो ऑल ऑफ यू, जैसे पता है कि मेरा नाम संजय सिंह है और मैं क्लास 11th वाले स्टूडेंट को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, जिसमें हम नीट जेईई और सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं माय डियर। तो हमारे जो लेक्चर हैं 7 लेक्चर हो चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो संजय कृषि चैनल में जाकर देख सकते हैं माय डियर। ओके, पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6, फिर 7 देखिए, उसके बाद 8 लेक्चर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा माय डियर। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का केमिस्ट्री लेक्चर है 8। ओके, और चैप्टर 1 है, जिस चैप्टर 1 है यानी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम फर्स्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम, फिर गुणित अनुपात का नियम। जो इसमें 5 नियम दिए हैं उसमें से हम पढ़ेंगे ओनली 3 नियम, उसके बाद 2 नियम जो और बचेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके माय डियर, तो जैसे पता है कि मेरा नाम संजय सिंह है और मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और इसमें हम नीट का भी तैयारी करते हैं साथ में। जो नीट बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और इसलिए आपके भाई बहन होंगे जो 11th 12th में 9 to 12 उनको ज़रूर बताएं। कुछ दिनों में हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस में रिकॉर्डिंग क्लास वो भी मिल जाएंगे। जो 9 10th के केमिस्ट्री सेक्शन के जो NCERT हाईलाइट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो हम ज़रूर बताएंगे और उनके भी रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपके भाई बहन को ज़रूर बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि वो भी हमारे चैनल के हमारे चैनल से वो पढ़ सकें और उनको पढ़ने में हो सकता है हमारे चैनल से बेहतर समझ में उनको आए माय डियर। ओके, तो इसलिए आपको फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर करना है और 1000 जल्द से जल्द आप सब्सक्राइबर कराएं, ताकि हम आपको आज रिकॉर्डिंग मिल रहा है 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ये है कि आपको हम लाइव सेशन में आपको डायरेक्ट हम मिल पाएंगे। आप डाउट हमें डायरेक्ट कमेंट के जरिए पूछ पाएंगे और हम आपको डायरेक्ट जो है कमेंट के जरिए रिप्लाई दे पाएंगे माय डियर। ओके, उसमें से आपको ये है कि आपको जैसे कभी ये होता है रिकॉर्डिंग क्लास कभी डेली नहीं मिल पाते, कभी मिल पाता है, लेकिन जो है जो लाइव सेशन में ये फ़ायदा है 1000 सब्सक्राइब होने के बाद कि हम आपको लाइव सेशन में जुड़ेंगे और वो 5 से 10 मिनट बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा और आपको डायरेक्ट जो है वेट करना नहीं पड़ेगा वीडियो का, आपको 5 से 10 मिनट में मिल जाएगा माय डियर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कराएं, अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक बताएं, ताकि हम लाइव सेशन में आपसे जल्द से जल्द मिल सके माय डियर। और इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ आज के हम सेशन स्टार्ट करते हैं माय डियर, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट द्रव्यमान संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। ओके, जो यौगिक बनते हैं यानी एलिमेंट के संयोजन से, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों या एलिमेंट के संयोजन से जो कंपाउंड बनता है यानी यौगिक बनना निम्नलिखित 5 मूल नियमों के अंतर्गत होता है। यानी एक तो हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम गुणित अनुपात का, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे, गुणित अनुपात का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम माय डियर। उसके बाद 2 नियम और बचे हैं जो गैलिलियो का नियम है, एक और है, तो वो पढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर। ओके, तो जो स्टूडेंट पहले लेक्चर नहीं देखे प्रीवियस, वो जाकर देखें मेरे चैनल में SCS यानी संजय कृषि साइंस चैनल में, और उसे संजय कृषि साइंस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, तो देखें हम फर्स्ट नियम इसमें कह रहा है क्या, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को कब दिया गया है, तो यह 1789 में दिया गया है। ओके, 1789 में दिया गया है, याद रखिएगा सन। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को कब दिया गया था। ओके, कब दिया गया था, और इससे नीट क्वेश्चन भी बन सकते हैं माय डियर। इसलिए आपको परिभाषा तो आपको सिर्फ पेपर में पूछेगा, लेकिन नीट में इससे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, इसलिए आपको परिभाषा को भी ध्यान रखना है। आपको पेपर के बेस देखें तो CBSE बोर्ड हो, चाहे आपकी स्टेट और कोई भी स्टेट बोर्ड की कोई भी हो, ऑल ऑफ बोर्ड वाले भी ध्यान दे रहे हैं। इसके परिभाषा को आपको याद होना चाहिए, जो शॉर्ट में NCERT में दिए हुए हैं। मैं NCERT से ये टॉपिक उठा लाया है आपके लिए, और इसका एग्जाम्पल इसलिए याद रखना है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो नीट में आपके बन सकते हैं और कंपटीशन में। ओके, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहते हैं हम इसे समझें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार द्रव को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है माय डियर। ओके, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम ये कह रहा है कि द्रव को ना तो बनाया जा सकता है द्रव्य को, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बाकी वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। जैसे आपने देखे हैं, हम एग्जाम्पल देखें इसके माय डियर। आइस क्यूब जब हम देखते हैं, एक विंटर सीजन जब आता है तो कोई कंटेनर लें और उसमें हम बर्तन को कंटेनर के इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जब ठंड पड़ता है तो यदि कंटेनर कोई छत में रख दें या कहीं रख दें, तो उसमें जो है ठंड, और कुछ कंटेनर में कुछ पानी लेकर वो कंटेनर को यदि छत में रख दें, तो हम 4 बजे समथिंग मॉर्निंग में देखें तो वहाँ आइस क्यूब यानी आइस जम जाता है उस कंटेनर में। और उस आइस क्यूब को यदि हम ना उठाएं माय डियर, 7-8 बजे सुबह होने के बाद उस कंटेनर को मतलब वो कंटेनर को ना उठाएं, उस आइस क्यूब जो जमी हुई है वो कंटेनर को,
तो 7 से 8 बजे तक उसमें सनलाइट पड़ने का जो है आइस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में यानी द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद द्रव को होने के बाद भी वो कंटेनर को ना उठाएं तो हम इवनिंग टाइम तक देखें यानी 4-5 बजे तक, तो वो वाष्प के रूप में वेपराइजेशन हो जाता है। यानी देखेंगे अब ये विंटर के सीजन में आप तालाब देखेंगे, पोंड, रिवर, तो वहाँ से जो है वाटर का वेपर का उड़ना अनवेपराइजेशन होता है, आने वाष्प के रूप में उड़ता है माय डियर। ओके, आप ये प्रैक्टिकल देखे होंगे। और फिर वो रेन सीजन आता है तो फिर वो जो है एक रेन सीजन आता है, आने बारिश होता है तो फिर वो पानी गिर जाता है, तो वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो इसी को ये सिद्ध कर रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बता रहा है कि द्रव को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बाकी वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। उसके बाद हम आगे इसके एग्जाम्पल यदि समझे माय डियर, और ओके, तो परिभाषा तो बहुत सड़े से है माय डियर, तो आपको याद हो जाएगा। ओके, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे माय डियर यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जब कोई पदार्थ यानी रासायनिक परिवर्तन में भाग लें, जब कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है तो जो वैज्ञानिक, एक रासायनिक वैज्ञानिक है लैंडोल जो वैज्ञानिक लैंडोल ने NaCl और मतलब सोडियम क्लोराइड और AgNO3 दोनों विलयन को लैंडोल ट्यूब की दोनों भुजाओं में लिए। आने जो लैंडोल वैज्ञानिक है वो जो है दो घोल मतलब NaCl का और एक AgNO3 का घोल लेता है आने लैंडोल ट्यूब में। ओके, दोनों भुजाओं में, और वो बराबर लेता है दोनों को। ओके, उसके बाद आगे क्या कहते हैं हम देख रहे हैं, आगे लिया, उसके बाद जब इनका दोनों का रिएक्शन कराया, ओके, लैंडोल ट्यूब को अच्छे से लिया, उसके बाद उनको अच्छे से कॉर्क को जो है उन्हें बंद किया, यानी भुजाओं को कॉर्क के मतलब यहाँ कह रहा है भुजाओं को कॉर्क के द्वारा अच्छी तरह से बंद करके ट्यूब को तौल लिया गया। इसके बाद दोनों विलयनों को आपस में मिश्रित कराए, यानी जो लैंडोल ट्यूब है उससे अच्छी तरह से कॉर्क को अच्छी तरह से बंद कर लिएगा। उसके बाद दोनों ट्यूब को तौल लिया गया। तौलने के बाद क्या किया उसने, इस बाद जो है वो दोनों विलयन को आपस में मिश्रित कराया, यानी मिक्सचर कराया। ओके, मिश्रित कराने के बाद जो उन्हें अवक्षेप प्राप्त हुआ, ओके माय डियर, अवक्षेप प्राप्त हुआ वो दो घोल बना। एक तो बना लिया सिल्वर क्लोराइड, आने जो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। जब लैंडोल जो वैज्ञानिक थे, रासायनिक वैज्ञानिक ने, उनने दो घोल लिए लैंडोल ट्यूब में। एक किसका लिया, एक लिया NaCl का और एक लिया AgNO3 का, और वो ट्यूब को अच्छे से बंद कर लिया। उसके बाद बंद करने के बाद उनको तौलने के बाद यानी बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसे आपस में मिश्रित किया, और आपस में मिश्रित यानी रिएक्शन कराने के बाद उन्हें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला एक AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और जो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। और एक जो प्राप्त हुआ Na यानी सोडियम और NO3 प्राप्त हुआ। ओके माय डियर, आने हम इसे एक्सप्लेन करें यदि इसके रिएक्शन सोडियम क्लोराइड एक ट्यूब में, और दूसरे ट्यूब में लिया उनने AgNO3। जब ये दोनों को आपस में रिएक्शन कराया तो जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस जो दूसरा जो उत्पाद बना वो बना NaNO3 ये प्राप्त हुआ। ओके, जब लैंडोल जो है दो ट्यूब लिए लैंडोल ट्यूब में एक में लिया NaCl और दूसरे ट्यूब में लिया उनने सिल्वर AgNO3। जब ये दोनों का रिएक्शन कराया तो वहाँ से जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ मिश्रित करने के बाद वो मिला एक सिल्वर क्लोराइड और एक मिला NaNO3 प्राप्त हुआ। ओके माय डियर, उसके बाद हम देखें नेक्स्ट नियम।
स्थिर अनुपात के नियम की यदि हम बात करें, जिसे स्थिर संगठन का नियम भी कहते हैं माय डियर। ओके, तो स्थिर अनुपात के नियम बात करें, स्थिर अनुपात के नियम क्या होता है, तो यह नियम के अनुसार जो फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने इसे कब दिया, 1799 में प्रस्तुत किया इस नियम को। स्थिर अनुपात के नियम को किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। और इसे कब दिया उन्हें, 1799 में। यह नियम किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान पर आधारित है। यह नियम किस पर आधारित है, किसी यौगिक कंपाउंड में प्रेजेंट तत्व के द्रव्यमान उनके मास पर आधारित है। अब इस नियम के अनुसार देखें, इसकी परिभाषा डेफिनेशन की बात करें माय डियर, तो किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्व एलिमेंट का द्रव्यमान मास का अनुपात स्थिर रहता है। किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहता है माय डियर, स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी विधि द्वारा या किसी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। तो यह नियम ये कह रहा है, स्थिर अनुपात का नियम जो जोसेफ ने दिया वो 1799 में दिया। और यह नियम के अनुसार यदि हम देखें तो किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्व का, किसी शुद्ध यौगिक के किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्व का द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या किसी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ओके, तो जब किसी शुद्ध यौगिक के नमूने या तत्व का द्रव्यमान का स्थिर अनुपात रहता है, यदि हम देखें स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जैसे हम देखें शुद्ध हाइड्रोजन जल का, तो इसकी हम देखें, इसमें बात करें जैसे नियम के अनुसार, तो इसकी उदाहरण की बात करें स्थिर अनुपात के नियम का, तो उदाहरण की यदि हम बात करें, एक्सप्लेन करना चाहूँगा माय डियर। जब शुद्ध जल वाटर को, ओके, जब शुद्ध वाटर को हम किसी स्रोत, कुआं हो या नदी हो या झील या समुद्र से प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने के बाद जो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व एलिमेंट का बना होगा, जो हम जैसे कोई नदी या कुएं या झील या समुद्र से जो भी हम वाटर प्राप्त किए, शुद्ध जल प्राप्त किए, वो किसी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन तत्व से प्राप्त हुए। अब जो वाटर बना है वो H2O, H2 एक पहले H एलिमेंट था, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट था। ये दोनों के संयोजन से किसका निर्माण हुआ, जल का। ओके, तो इसमें यही नियम यही एक्सप्लेन कर रहा है कि शुद्ध जल को हम किसी स्रोत से, जब कुआं, नदी या झील या समुद्र से प्राप्त करते हैं, तो यह दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से बना होता है। इन तत्वों के द्रव्यमान की यदि हम बात करें मास की, तो इसका जो रेसिपी हमें प्राप्त होता है अनुपात, ओके, वो 1:8 प्राप्त होता है। 1:8 प्राप्त होता है। यानी कैसे होता है, यदि हम देखें इसकी फॉर्मूला से निकालें, इसको हम आसानी से समझें माय डियर। तो जैसे हाइड्रोजन जल का सूत्र क्या है, H2O। ओके, H2O हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 और उसके द्रव्यमान भी होता है 1, लेकिन यहाँ H2 H यहाँ 2 है, तो इसका जो है हम एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास द्रव्यमान तो हो गए इसका 2। ओके, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। ओके, 8 होता है। और इसके मास की बात करें तो 8 × 8 = 16 इसकी मास होता है माय डियर। ओके, किसका, ऑक्सीजन का। ओके, तो 16 होता है इसके मास। तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन दिए हैं। शुद्ध जो जल की हम बात करें तो यहाँ H2O से मिलकर और जल बनता है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1 होगा, और मास की बात करें द्रव्यमान की बात करें तो इसका 1 होता है। लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन होने का यहाँ इसकी मास कितना होगा, नंबर ऑफ मास की बात करें तो इसका होगा 2। और जो ऑक्सीजन की हम बात करें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसके जो एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1 होगा, और मास की बात करें द्रव्यमान की बात करें तो होगा वो 8 × 8 = 16
16 होगा। ओके माय डियर, जब इनके हम अनुपात निकालें, ओके रेशियो निकालें, अनुपात हम निकालें तो क्या होगा यदि हम देखें माय डियर, तो जैसे हाइड्रोजन का 2 है यहाँ, ओके, तो यहाँ जो रेसिपी यानी अनुपात जो निकलेगा, रेशियो निकलेगा, वो होगा 2 अनुपात कितना होगा 16। जब हम 2 को अब कट रहा है तो काट सकते हैं, 2 को 2 से काट दें और 16 को भी 2 से काट दें, तो यहाँ बचेगा 1 अनुपात 16 को काटेंगे यानी 16 को 2 से काटेंगे तो बचेगा 8। अब ऐसे कोई सेम संख्या से कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो नहीं कट रहा है। हाइड्रोजन के 2 थे, 2 हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक मास भी 2 होगा, आने 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आने द्रव्यमान 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन का इसके मतलब 1 और 1 मास मिलकर यहाँ 2 हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ सिर्फ 1 है सिंगल, आने इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा, आने 1 का 8 होता है। ओके, और इसकी मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो 8 इसकी मास होता है एक ऑक्सीजन का। ओके, तो 16, और इसके यदि हम अनुपात देखें तो होगा 2:16 यानी 2:16। अब फिर जो कट रहा है तो हम इसे 2 से काट सकते हैं, यानी 2 से 2 कट गया, बचे यहाँ 1 1 टाइम कटा, और 16 को यदि हम 2 से काटे तो कटा ये बचा कितना 8 16, यानी 2 से भी काटेंगे तो 2 1 2 2 4 2 6 2 4 12 2 5 10 2 12 12 2 7 14 2 8 16, यानी 8 बार। ओके, तो इसके रेसिपी जो अनुपात जो प्राप्त होगा, ओके, रेशो जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 1:8। ओके, 1:8। तो यहाँ इसी को एक्सप्लेन करना चाह रहा था, जो स्थिर अनुपात का नियम है कि किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। यदि हम उदाहरण देखें शुद्ध जल में, हम जब किसी स्रोत आने जल या कहीं से भी प्राप्त करें, जो रेसिपी जो उनका रेशियो जो आएगा अनुपात जो आएगा वाटर का, ओके, रेशियो अनुपात जो प्राप्त होगा हमें वाटर का, वो उतना ही, चाहे वो कुएं से प्राप्त करें वाटर को, चाहे नदी से प्राप्त करें, झील से प्राप्त करें, समुद्र से प्राप्त करें, अन्य वेल से प्राप्त करें या रिवर से प्राप्त करें या पोंड से प्राप्त करें या कहीं से प्राप्त करें, उसका जो अनुपात जो प्राप्त होगा वो अनुपात प्राप्त होगा हमें जल का कितना 1:8, यानी 1:8 ही प्राप्त होगा इसका वाटर का। ओके माय डियर, तो इसी को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, जो स्थिर अनुपात के नियम है वो किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। शुद्ध जल में को हम किसी स्रोत से या कुआं, नदी या झील या समुद्र से प्राप्त करें, लेकिन यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से ही बने होते हैं। ओके, यह इन तत्व के द्रव्यमान में हमेशा जो अनुपात जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 1:8। ओके, यानी 1:8। ओके माय डियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं माय डियर। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो दिया है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम को हम समझते हैं, गुणित अनुपात के नियम को हम समझते हैं, जो थर्ड नियम है। तो यह नियम जो है, यह नियम के अनुसार देखें तो यह गुणित अनुपात के नियम को किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है, और इसे कब दिया है? 1803 में दिया है, और इसे ब्रजीलियस द्वारा सत्यापित किया गया है इस नियम को। ओके, जो ब्रजीलियस वैज्ञानिक थे यानी ब्रजीलियस यानी डाल्टन ने इस नियम को दिया है, गुणित अनुपात के नियम को, और इसे 1803 में दिया गया है। ओके, यदि हम इस नियम के अनुसार देखें तो यदि इस नियम के अनुसार देखें हम आगे यदि हम बात करें तो इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक यानी कंपाउंड बनाते हैं, जब दो एलिमेंट आपस में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमान यानी मास दूसरे तत्व यानी एलिमेंट के निश्चित मास यानी द्रव्यमान के सहयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। यानी इस नियम में ये कह रहा है जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक यानी कंपाउंड बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के सहयोग करते हैं और एक सरल अनुपात बनाते हैं यानी रेशियो बनाते हैं। ओके माय डियर, यदि हम इसके आगे देखें, इसको उदाहरण के तौर पे हम समझें गुणित अनुपात के नियम को। ओके, जब दो तत्व आपस में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान के सहयोग करते हैं और इसके जो अनुपात प्राप्त होता है वो सरल अनुपात में प्राप्त होता है। तो जैसे हम उपरोक्त नियम के अनुसार यदि मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा माय डियर, किस तरह अनुपात गुणित अनुपात क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। गुणित अनुपात के नियम के अनुसार यदि हम देखें
तो यहाँ जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम रासायनिक जो यौगिक बनाना चाहें, ओके, गुणित अनुपात के नियम के अनुसार जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, संयोजन होता है कार्बन और ऑक्सीजन का, तो जब तत्व आपस में संयोजन होता है कार्बन और ऑक्सीजन का, तो दो तत्व आपस में संयोजन करते हैं और दो यौगिक CO और एक CO2 प्राप्त होता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोजन होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का, तो दो यौगिक प्राप्त होते हैं यानी कंपाउंड प्राप्त होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के संयोजन से। एक बनता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे प्राप्त हुआ इसे हम समझते हैं माय डियर। जैसे हम देखें, यौगिक हो गया क्या आपका, यौगिक हो गया आपका CO2 में देखें एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, ओके। अब हम बात करें, इसमें दो कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनता है CO2 माय डियर, ओके, एक बनता है CO2। तो यहाँ कार्बन की संख्या बात करें इसके मास की, तो कार्बन का कितना होता है मास 12 यानी द्रव्यमान, ओके। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन इसके मास की बात करें तो यहाँ एक है कार्बन, तो इसका कितना होगा मास की बात करें यानी द्रव्यमान की, तो 12 होगा, 6 6 से 2 12। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है 8, और इसका एटॉमिक मास की बात करें यानी परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो ये होता है एक ऑक्सीजन का 16, ओके, 16 होता है। उसके हम बात, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब हम बात करें नेक्स्ट जो दी है CO2, तो इसकी हम बात करें तो यहाँ कार्बन की संख्या CO2 में कार्बन सिर्फ एक है यानी इसका एटॉमिक नंबर आने परमाणु क्रमांक भी एक है, लेकिन इसके एटॉमिक मास की बात करें कार्बन की आने द्रव्यमान की बात करें तो ये होगा कार्बन के भी 12, क्योंकि यहाँ कार्बन एक है। अब यहाँ हमें कितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, हमें 2 आने O2। अब O2 यहाँ 2 है, ओके, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 8, ओके, और इसमें 2 ऑक्सीजन होने का इसके एटॉमिक मास आने परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो 2 ऑक्सीजन कितना होगा 16 में 16 16 दूनी 32, ओके, 32। तो ये सेम है 12 12 कट गया, और ये 16 से हम 32 काटें तो 16 में 16 16 दूनी 32। तो इसका जो रेसिपी यानी प्राप्त होगा हमें, अनुपात जो प्राप्त होगा माय डियर, वो प्राप्त होगा कितना, वो जो प्राप्त होगा हमें, वो प्राप्त होगा हमें 1:2, 1:2 प्राप्त होगा, ओके माय डियर। तो यदि हम कार्बन का और ऑक्सीजन का संयोजन कराते हैं गुणित अनुपात के नियम से, तो यहाँ जो गुणित अनुपात के नियम से, तो जो उसके जो संयोजन के बाद जो कंपाउंड यौगिक बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे, एक बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम इसके रेशियो देखें आने अनुपात देखें तो वो एक प्राप्त होगा 1:2। आने कार्बन यहाँ सिंगल है तो इसका 12 होगा, और इसमें एटॉमिक मास की बात करें तो इसका होगा 16। इसी प्रकार यहाँ देखें CO2 आने ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो इसका एटॉमिक मास होगा 32, आने एक ऑक्सीजन होता तो 16 होता, लेकिन यहाँ डबल होने के कारण 16 में 16 16 32। और कार्बन की बात करें तो यहाँ एक है तो इस एक का होता है जो एटॉमिक मास आने जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12, ओके। तो आई होप माय डियर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन